हेलो स्टूडेंट्स, विश करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि स्टडीज़ के बिना बच्चों कुछ भी नहीं है। स्टडीज़ यदि आप सही से करते हैं, अपना रूटीन बनाकर करते हैं, अपने शेड्यूल से चलते हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी स्कोरिंग भी होगी। तो आप अपनी स्टडीज़ में फोकस कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल पर हम अब 11th का फुल सिलेबस अपलोड करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टैट्स, फिर कुछ चैप्टर्स माइक्रो के, फिर स्टैट्स। इस तरीके से दोनों बुक्स का हम सिलेबस जो है यहाँ पर कंप्लीट कराएंगे, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए इसको कर सकें। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जो मैं ये नोट्स से आपको पढ़ा रही हूँ, यही वाले नोट्स की यदि आप हार्ड कॉपी डिमांड करते हैं और हार्ड कॉपी मंगाना चाहते हैं तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। मैं फुल सिलेबस की हार्ड कॉपी भी आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ एट जेन्युइन प्राइजेस, जो कि मतलब बिल्कुल जेन्युइन, मतलब फ़ोटो कॉपी का जो रेट होगा सिर्फ उसी बेसिस पर, ठीक है। और जो बच्चे यहाँ से इसको स्टडी करके और यहीं से कॉपी करना चाहते हैं वो भी ऐसे कॉपी कर सकते हैं, इनको एज इट इज़ नोट भी कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम स्टैट्स के फर्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उसमें आता है आपका कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है स्टैट्स की बुक का। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों की इकोनॉमिक्स बेसिकली होता क्या है। इकोनॉमिक्स वर्ड जो है ये प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने बताया कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, यानी कि जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं यदि हम उनको डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं तो उसको इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट मस्ट बी confront owing to the fact that our means are scarce in relation to our wants, that the means have alternative uses। इसका मतलब है बेटे कि इकोनॉमिक्स में हम किस चीज़ की बात करते हैं कि हमारी कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम्स क्या होती है कि हमारे पास रिसोर्सेस स्कार मतलब दुर्लभ, कम है, और जबकि हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, और उसके लिए हम अपने रिसोर्सेज को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। और किस तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, उसी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास 500 रुपीज़ हैं और आप इन 500 रुपीज़ से अपनी बहुत सारी डिमांड्स पूरी करने चाहते हैं, लाइक एज बुक्स लेना चाहते हैं, नोटबुक्स भी लेना चाहते हैं, ठीक है, आप स्कूल बैग लेना चाहते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी भी करना चाहते हैं, आप अपने फ्रेंड का बर्थडे पार्टी गिफ्ट भी लेना चाहते हैं। लेकिन 500 रुपीज़ में आज की डेट में ये सारी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप इन सबको गेन कर सको। यानी कि जो आपके स्कार मीन्स हैं, उसका मतलब है कि आपके पास रिसोर्सेज जो हैं वो सिर्फ 500 के हैं। वॉन्ट्स अनलिमिटेड यानी कि आपकी ज़रूरतें, ये तो मैंने बहुत लिमिटेड सी बताई। अभी हम पैसे आते ही बड़े सारे ख्याल हमारे दिल में आने शुरू हो जाते हैं, ये ले ये ले ये ले। तो अब यहाँ पर आ गई ये लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स। तो यहाँ पर जनरेट हो गई, क्रिएट हो गई इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है कि हम इन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं। सारी चीज़ें पूरी नहीं कर सकते, हम पहले बुक खरीदेंगे, नोटबुक खरीदेंगे, स्कूल बैग खरीदेंगे, यहाँ तक हमारे 500 रुपीज़ पूरी हो जाती है। तो हमें लगता है कि हम अपने रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं, जो सब्जेक्ट, जो एक कंसेप्ट हमें ये सिखाता है कि किस तरीके से हम अपने स्कार रिसोर्सेज को, अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए यूज़ करें ताकि हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर सकें, उसको ही इकोनॉमिक्स कहा जाता है।
इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए आपकी कुछ बेसिक सी टर्म्स होती हैं। सबसे पहले हम उनके स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज द हु इज द कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? कोई भी एक पर्सन, कोई भी एक व्यक्ति जो गुड्स एंड सर्विसेज, कोई भी वस्तु या कोई भी सेवा उसका यूज करता है ताकि वो अपनी मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, उसको कंज्यूमर कहते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है हु इज द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक। अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस और सेल्स द गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे इसने गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करना है, लेकिन इनको बेच कौन रहा है? जो पर्सन एक कंज्यूमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज बेचता है ताकि वो अपनी कुछ इनकम जनरेट कर सके, उसको प्रोड्यूसर कहते हैं। लास्ट है कि अब कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो लेता है, तो उसका वो क्या करता है? उसको वो उपभोग करता है, उसको कहते हैं कंजप्शन। कंजप्शन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप द यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन। कि मतलब एक पर्सन जो कंज्यूमर जो है, जो उसने गुड्स एंड सर्विसेज ली हैं, वो उनको यूज करता है ताकि वो उनकी यूटिलिटी वैल्यू को गेन कर सके और अपनी सेटिस्फैक्शन के लेवल को बढ़ा सके। तो ये वो प्रोसेस होता है जिसमें कि कंज्यूमर अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करता है, उसको हम कंजप्शन कहते हैं। फिर उसके बाद आता है कि जैसे प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर ने कंज्यूमर ने कंजप्शन किया, प्रोड्यूसर ने क्या किया? प्रोडक्शन। यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज वो सेल कर रहा है, उनको जनरेट करने का जो प्रोसेस है उसको प्रोडक्शन कहा जाता है। तो दैट इज द प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू द मीनिंगफुल गुड्स। जो हम रॉ मटेरियल को एक यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं उसको प्रोडक्शन कहा जाता है। नाउ व्हाट इज द सेविंग? सेविंग क्या होता है? सेविंग का हमारे यहाँ पर सिंबल है इकोनॉमिक्स में एस। ठीक है, इट इज द पार्ट ऑफ इनकम दैट इज नॉट कंज्यूम। जैसे कि मान लो आपकी इनकम जो है वो है, जैसे अभी हमने एग्जांपल बताया कि आपको 500 रुपये मिले, आपने नोट्स बुक खरीदी, बैग खरीदा और जो भी खरीदा, तो आपका सपोज कीजिए 450 खर्च हो गया, लेकिन आपने घर वालों को आके जो 50 रुपीज़ है वो बैलेंस नहीं दिया और अपने पिगी बैंक में आप उसको डाल देते हैं, जो आपका गुल्लक है, मतलब आप उसमें डाल देते हैं, तो वो आपकी क्या हो जाती है? सेविंग हो जाती है। यानी कि आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर, जो आपकी इनकम थी उसमें से आज जो आपने खर्च किया, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होता है? सेविंग। इसका मतलब क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम। सेविंग इज डन फॉर द फ्यूचर कंजप्शन। आपने जो पिगी बैंक में रखा है, फिर आप कब यूज़ करते हो? जब आपको ज़रूरत होती है। फ्यूचर में कभी भी आपको पैसे की ज़रूरत हो, आपको याद आता है कि मैंने तब तब अपने गुल्लक में पैसे डाले थे, यानी कि जो मेरे को फेस्टिवल पे मिला था, दादी के घर से मिला था, नानी के घर से मिला था, और जो मैंने अपनी सेविंग्स की थी वो सारा चीज़ मेरे बैंक इसमें है, और जब मेरे को ज़रूरत है तो मैं यहाँ से इसको निकाल सकता हूँ। तो हर पर्सन जो है ना, इस तरीके से कोई जो बिजनेसमैन होते हैं वो बैंक्स में सेविंग करते हैं ताकि वो जब उनको ज़रूरत हो वो उसको यूज़ कर सके। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का सिंबल होता है I. It is the expenditure by the producer on the purchase of such assets which help to generate the income. कि एक प्रोड्यूसर जो है वो कुछ एसेट्स पर पैसा खर्च करता है ताकि वो उन पैसों से इनकम जनरेट कर सके। लाइक इसकी मतलब आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, उस पर आप कुछ स्टार्टिंग में इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हो, पैसा लगाते हो, तो वो मतलब जो आपने एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा खर्च किया है उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ताकि आप फ्यूचर में उससे इनकम जनरेट कर सके। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या एक पर्सन कंज्यूमर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर भी हो सकता है, सेवर और इन्वेस्टर भी हो सकता है? यस, मैं एक पर्सन हूँ, मैं डेली रोटी खाती हूँ, ब्रेड खाती हूँ, चाय दूध लेती हूँ, सब्जियाँ भी खरीदती हूँ, तो मैं एक कंज्यूमर भी हूँ। ठीक है, मैं अपनी क्योंकि प्रोड्यूसर में प्रोडक्शन में हमने क्या किया? गुड्स एंड सर्विसेज। मैं एक टीचर हूँ, मैं जो है अपने नोट्स बनाती हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ, कॉलेज पढ़ाती हूँ, तो ये क्या है? मैं गुड्स सर्विसेज को जनरेट भी कर रही हूँ। जो मेरे को इनकम मिलती है मैं उसको सारी को कंज्यूम नहीं करती, कुछ ना कुछ पैसा जो है ना वो सेव करके रखती हूँ। मैं एक सेवर भी हूँ। मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ तो इसके लिए मैंने एक सेटअप तैयार किया है, जहाँ से कि मैं मतलब ये सोच रही हूँ कि फ्यूचर में मेरे को यहाँ से इनकम भी हो सकती होती है। इसका मतलब मैं एक इन्वेस्टर भी हूँ।
इसी तरीके आप लोग भी, आपके घर में भी आप ये सारे बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं कि एक पर्सन जो है वो कंज्यूमर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर भी हो सकता है, सेवर भी और इन्वेस्टर भी। इज इट क्लियर? अब हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी जो कि रिलेटेड होती है यूज़ ऑफ स्कार मीन्स, यानी कि जो आपके स्कार रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, जब हम उनको इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं ताकि हम मनी गेन कर सके, कुछ अर्निंग कर सकें, तो उन एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। दीज आर द एक्टिविटीज़ दैट अ ह्यूमन या मैन अंडरटेक्स टू गेन हिज लाइफ्स वेजेस मनी और रिसोर्सेज, यानी कि कोई भी एक व्यक्ति जब अपनी लाइफ में चाहता है कि उसको पैसा मिले, उसको मजदूरी मिले, या वो अपने रिसोर्सेज को रिकलेक्ट करे, तो उसके लिए जो है ना वो जो एक्टिविटी करता है उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहे जाती है। इसके अंदर जो है ना, जैसे जो हमने पीछे टर्म्स पढ़ी, इन्वेस्टमेंट, आउटपुट, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आती हैं। अब है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं उनके बेसिक फीचर्स क्या हैं, मतलब किन एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। सबसे पहले कि जो एक्टिविटीज़ अर्निंग मोटिव के लिए की जाती हैं, जहाँ से हम हर चीज़ की यूटिलिटी की बात करते हैं कि भाई यहाँ से मुझे प्रॉफिट होगा, यहाँ से मेरे को सेटिस्फेक्शन होगी, मेरे को ये काम करना चाहिए, ठीक है ना, जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं, उन एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। जैसे कि एक टीचर जो है वो स्कूल में पढ़ाता है, वहाँ पर वो मेज़रमेंट करता है कि मेरे को यदि स्कूल में जॉब करनी है तो मुझे इतनी सैलरी मिलेगी, वो उसकी मेज़रमेंट हो गई कि इतने घंटे काम करने का इतना उसने लेना है, उसको उस सैलरी से सेटिस्फेक्शन हो रही है, उससे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है और उसका मेन मोटिव है अर्निंग करना। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, जैसे कुक जो है वो होटल में खाना बनाता है, वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। जितने भी काम हम देखते हैं, जो एक शॉपकीपर है वो सुबह से शाम तक दुकान पे बैठा रहता है, वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। अब हम बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। कोई भी एक्टिविटी उसको नॉन इकोनॉमिक कहा जाएगा जब वो किसी एक इस पर्पस के लिए की जाती है कि उसको कोई फाइनेंशियल गेन नहीं करना, यानी कि कोई प्रॉफिट नहीं कमाना। ये एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ आप किसी से प्यार करते हैं, किसी के प्रति आपका अफेक्शन है, या आप अपने सेंटिमेंट्स के अंदर आकर उन काम को करते हो। जैसे एक मदर जो है वो अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है, एक टीचर जो है वो अपने खुद के बच्चों को पढ़ाता है, तो उन एक्टिविटीज़ को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। इसके अंदर हमारा मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, हमारा यहाँ पर मोटिव होता है कि हम अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने अफेक्शन के अंदर ये काम कर रहे हैं। इनके फीचर्स क्या होते हैं कि इनका मेन मोटिव होता है कि आप सर्विसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को, आप अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। आप इन एक्टिविटीज़ के लिए कोई पैसा नहीं लेते, कोई आपको इससे मतलब नहीं कि मतलब मैं कितना टाइम सेक्रीफाइस कर रहा हूँ या कुछ है, इसमें आपकी मेजरमेंट ऑफ मनी नहीं होती। ये एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो लव और अफेक्शन के अंडर की जाती हैं। अब हम बात करते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है ये कि कोई भी दो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल बताइए। जैसे टीचर टीचिंग स्टूडेंट्स इन द स्कूल, कुक कुकिंग फूड इन द होटल। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके कह सकते हैं कि मदर कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, फादर टीचिंग हिज सन और डॉटर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या सेम एक्टिविटी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों हो सकती है? यस, एक सेम एक्टिविटी इकोनॉमिक भी हो सकती है और नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है। जैसे कि मदर जो है वो किचन में खाना बनाती है, साथ साथ वो टिफ़िन सप्लाई का काम भी करती है। जो टिफ़िन सप्लाई की उसने टिफ़िन के लिए खाना बनाया, उसी खाने में से वो खाना जो है ना अपनी फैमिली को भी देती है। तो सेम एक्टिविटी जो है वो इकोनॉमिक भी हो गई और नॉन इकोनॉमिक भी हो गई। इसी तरीके आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है ना खुद भी सोच सकते हैं। अब बात आती है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। प्रॉब्लम जो है वो होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है चॉइस के कारण। चॉइस कब करनी पड़ती है? जब हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होती हैं और उनकी बॉन्ड्स, उनकी यूजेज जो है वो अल्टरनेटिव होती है। जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल बताया था ₹500 का, कि आपको 500 रुपीज़ दिए जाते हैं, वो आपके
स्कार रिसोर्सेज हो गए। फिर आप उनसे बहुत सारे यूज़ आप उनके कर सकते हैं, मतलब बड़ी सारी आपकी डिमांड्स हैं। आप उन डिमांड्स में से, मतलब आपकी डिमांड हम इसको नहीं कह सकते इकोनॉमिक लैंग्वेज में, हम ये कह सकते हैं कि आपकी बहुत सारी विशेज़ हैं। उन विशेज़ में से आप कुछ ही पूरा कर सकते हैं, इसलिए उन 500 रुपीज़ के अल्टरनेटिव यूजेज़ हैं। अब सारी विशेज़ पूरी ही नहीं हो सकती, इसलिए आपको चॉइस करनी पड़ती है, और इस चॉइस करने की जो समस्या है उसी को ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जाता है। इट इज़ द प्रॉब्लम हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड और स्कार रिसोर्सेज। ठीक है, ये प्रॉब्लम कब होती है? जब आपकी नीड्स और वांट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। हर पर्सन की ज़रूरतें तो एंडलेस है, वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होती, एक ज़रूरत पूरी करो दूसरी चालू हो जाती है। जबकि हमारे पास रिसोर्सेज जो है ना वो बहुत ही लिमिटेड होती हैं, जिसके कारण इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं। अब बात आती है कि डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो क्या होता है कि टोटल आउटपुट और इनकम और वेल्थ, उसको हम, मतलब टोटल आउटपुट को इंडिविजुअल्स के बीच में, जो वेल्थ है या इनकम है उनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सब के बीच में आप किस तरीके से डिवाइड करते हैं, उस प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। ये जो इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो डील करते हैं इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को रिलेटेड टू द स्मॉल यूनिट्स, छोटे छोटे यूनिट्स, जैसे कि एक हाउस होल्ड, एक फर्म की समस्या, एक इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं, एक पर्सन की जब हम बात करते हैं, तो उसको जो है हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम बिहेवियर स्टडी करते हैं एक इंडिविजुअल यूनिट्स का, जैसे कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट की प्राइसेस जो है ना, इन सब चीज़ों के बारे में जब हम जिस ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। फिर आपका आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे माइक्रो स्मॉल है, मैक्रो थोड़ा सा वास्ट है। इनके बारे में डिटेल में हम जो है, जो हमारी माइक्रो की जब हम सीरीज स्टार्ट करेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। जब हम पूरी की पूरी इकोनॉमी को, होल इकोनॉमी को एक सिंगल यूनिट की फॉर्म में स्टडी करते हैं तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इसमें हम स्टडी करते हैं थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट का मतलब सबका, पूरी ऑल ओवर इकोनॉमी की डिमांड का टोटल, एग्रीगेट सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल एटसेट्रा, इन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स की डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन, स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर एंड प्लूरल सेंस। तब तक आप इन वीडियो को देखिए और जो भी आपके डाउट है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हैव अ नाइस डे।